तो पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नीतीश जोन BSc में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसको देखते हुए आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आप सभी के लिए 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में उसके PYQ लेकर आए हैं। तो अंत तक बने रहिए आप सब इस वीडियो में और देखते हैं जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप सभी के बोर्ड के एग्ज़ाम में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सभी को 50 से 60% एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और यदि आप सब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न कहता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो आप सब जानते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसमें जो आप सब जानते हैं कि P का जो फार्मूला होता है वह VI या V²IR या I²R, ये तीनों जो होता है वह विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है, लेकिन ये जो है वह IR² या विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। इसमें जो है सब वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह अवतल लेंस बना सकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब पांचवें प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जो कि आप इससे पिछले वाले वीडियो में भी देखे होंगे। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदर्शक होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न कहता है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ऑप्शन बी कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन सी कहता है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। और ऑप्शन डी कहता है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ये दर्पण जो हो जाएगा वह भी अवतल हो जाएगा और लेंस जो होगा वह भी अवतल लेंस होगा, क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है, वोल्ट भी बराबर होता है। तो आप सब जानते हैं कि 1 वोल्ट जो बराबर होती है वह जूल प्रति कूलाम के बराबर होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न कहता है, निम्नांकित में कौन सत्य है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो आप सब अभी पढ़े हैं जूल बराबर जो होता है कूलाम गुने वोल्ट होता है। अभी मैंने ऊपर ही बतलाया 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम होती है। अब इसे त्रियक गुना जब करेंगे तो जूल बराबर जो हो जाएगा वह वोल्ट गुने कूलाम हो जाएगा। 12वां प्रश्न कहता है,
CHO अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील समूह जो होती है वह एल्डिहाइड होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो आप सब जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बतलाया था कि जब एथेनॉल C2H5OH से H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है, यहाँ पर जो बनता है वह C2H4 बनता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड जो होता है वह जस्ता का अयस्क है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के आवर्त की जो तत्व होती है उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होती है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न कहता है अभिक्रिया CaO प्लस H2O से अभिक्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर आप सब जानते हैं कि यहाँ संयोग कर रही है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म जो होती है वह क्षार कहलाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस की जो रासायनिक सूत्र है वह Na2CO3 होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 19वां प्रश्न निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? आप सब जानते हैं कि इसमें विजातीय यौगिक जो होती है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया यह तीनों का जो सूत्र होता है वह CaCO3 होती है, और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वह CaSO4 इंटू हाफ H2O होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होती है वह NaHCO3 हो जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आप सबको एक बात बतलाना चाहता हूँ, यह जो करेक्ट मारा हुआ है वह गलत भी हो सकती है, इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं जो बतला रहा हूँ उसी पर आप ध्यान दीजिएगा। 21वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो इसमें जो कौन संक्षारक अम्ल है तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? 10.5 होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कहता है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सल्फर के संयोजी सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 6 होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होती है? इस तत्व में जो आप सब जानते हैं फ्लोरीन की जो होती है वह आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्योंकि यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो आप सब जानते हैं कि वाट बराबर जो होती है वह जूल बट्टे सेकेंड होती है, और वोल्ट बराबर जो होती है वह जूल बट्टे कूलाम होती है। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा गया है वाट बराबर, तो वाट बराबर जूल बट्टे सेकेंड हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली जो होती है वह नाइक्रोम की बनी होती है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा।
आप सभी के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे आप अच्छी तरह से तैयार रखिएगा, इसलिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSCB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कहता है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कहता है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर का जो मान होता है वह विद्युत वाहक बल से कम होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कहता है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें कौन है? तो कोयला हो जाएगा इसका करेक्ट है आंसर, क्योंकि यह जो है नवीकरणीय है। पवन भी और जल भी नवीकरणीय है और सूर्य भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 30वां प्रश्न कहता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को जो सामान्यतः व्यक्त की जाती है वह मीटर में व्यक्त की जाती है। हर्ट्ज जो होती है वह आवर्त की SI मात्रक होती है, लेकिन मीटर जो होती है वह तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का मात्रक होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न कहता है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो इसमें गतिशील कण जो होती है वह इलेक्ट्रॉन होती है जो तारा में प्रवाहित होती रहती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न कहता है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी करेक्ट हो जाएगा, 24 जूल। अब चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न कहता है, मेंडल ने अपने अनुवांश की प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? तो किस पौधे का प्रयोग किया था? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मटर का। अब चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न कहता है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो आप सब जानते हैं कि वायवीय शोषण जो होती है उसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न कहता है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? शुक्राशय कहलाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न कहता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आप सब जानते हैं कि श्वसन, पोषण, वृद्धि और परिवहन, ये सब जो है महत्वपूर्ण विशेषता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन वृद्धि सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न कहता है, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण आप सब जानते हैं केवल हरे पेड़ पौधे में होता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न कहता है, ग्लाइकोलाइसिन होता है। ग्लाइकोलाइसिन कोशिका द्रव्य में होती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न कहता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न कहता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज एंजाइम जो होती है वो वसा पर क्रिया करता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हम आप सबके लिए 80 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर दीजिएगा। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSCB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न कहता है,
ओजोन का आणविक सूत्र होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो O3 जो होती है वो ओजोन का आणविक सूत्र होती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न कहता है पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो पीएच का जो वह इसमें जो है वह 13 जो है वह क्षारक को निरूपित करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्षारक का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होती है, 7 से अधिक होती है। इस ऑप्शन में जो होता है 7 से अधिक एक ही ऑप्शन है 13, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न कहता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो आप सब जानते हैं कि जल का सूत्र जो होती है वह H2O होती है, जिसमें हाइड्रोजन 2 होती है और ऑक्सीजन 1 होती है, इसलिए 2:1 इसका अनुपात हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न कहता है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा तत्व धातु है? इसमें कौन सा तत्व धातु है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न कहता है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। तो आप सब ऊपर जानते हैं कि क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होती है, जबकि अम्ल की जो पीएच मान होती है वह 7 से कम होती है, और उदासीन विलयन का पीएच मान जो होती है वह 7 होती है। तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है अम्ल का पीएच मान, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होती है वह हीरा होती है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न कहता है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होती है वह पीला होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? श्वसन जो होती है वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग जो होती है वह पुष्प में पाए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो आप सब जानते हैं कि अनुमस्तिष्क जो होती है वह शरीर को संतुलित और शरीर की स्थिति को अनुरक्षित करती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न कहता है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होती है? तो इसमें जो है हाइड्रिला जो पौधा है उसमें रंध्र अनुपस्थित होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है BS4 का संबंध है। BS4 का जो संबंध है वह वायु प्रदूषण से है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 3 अणुओं के साथ संयोग करने की क्षमता रखती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं कि बर्थ हार्मोन जो होता है वह ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, जो कि बर्थ के समय रिलीज होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बीज विकसित होता है। बीज विकसित कहाँ होता है? तो बीजांड में विकसित होती है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न कहता है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब जो होती है वह एक प्रकार का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है
निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? इसमें जो है कौन पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा संख्या में मौजूद होती है, तो वह उत्पादक हो जाएगा। इसके लिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न कहता है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? क्या नहीं था? तो इनमें से सभी नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं था, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं था और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था। इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। इसमें क्या है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो कि भारत में उत्पादित की जाती है? तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न कहता है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितने बराबर होती है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होती है। इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62वां प्रश्न कहता है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो होती है वह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप सब जानते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64वां प्रश्न कहता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो आप सब जानते हैं जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहती है तब आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होती है उत्तल लेंस के द्वारा। इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न कहता है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्व की कितनी संख्या होती है? तो 2 है। एक हाइड्रोजन और एक इधर हीलियम होती है जो कि प्रथम आवर्त में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? इसमें किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? एम से, क्योंकि यह एक भी इलेक्ट्रॉन न त्याग की है और न ही ग्रहण की है, अर्थात यह उदासीन अवस्था में स्थित होती है। इसलिए इससे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? इसमें कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? एल सेल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और असंतृप्त को क्या कहा जाता है? एल्काइन और एल्कीन कहा जाता है असंतृप्त को। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? इसमें कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया था? तो वह था ऑक्सीजन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होती है वह निष्क्रिय गैस होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि मैं इस तरह से और वीडियो को लेकर आता रहूं, क्योंकि आप सबके लाइक से कमेंट से हमें मोटिवेट मिलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न कहता है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व कौन है? वह तत्व कौन सा हो जाएगा? वह नियॉन हो जाएगा।
ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 72वें प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। इसमें कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो अब फ्लोरीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन जो होती है वह प्रोजेस्टेरोन होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74वां प्रश्न कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75वां प्रश्न कहता है मानव का उद्भव स्थान है। मानव का जो उद्भव स्थान है वह अफ्रीका है, जो कि वहाँ से प्रथम मानव मिला था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचित रोग है। तो आप सब जानते हैं कि इसमें लैंगिक संचित रोग जो है वह सुजात और एड्स, यह दोनों जो है वह लैंगिक संचित रोग है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी और सी दोनों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का जो आकार होता है वह सेम के बीज के आकार का होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो इसमें शारीरिक परिवर्तन का जो कारण होती है वह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावित होना, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, यौवना आरंभ कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न कहता है आज का इस वीडियो में ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ओजोन परत का जो ह्रास होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, CFC के द्वारा होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी का 2022 के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से थे। इस तरह से और भी सब्जेक्ट की आप चाहते हैं वीडियो तो जल्दी से आप सब कमेंट कीजिए और आप सभी के कितने सही हुए प्रश्न वह भी कमेंट कीजिएगा। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSCB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।